कल PSX ने 7400 पॉइंट्स की छलांग लगाई, सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो गया और जो मैंने कहा था वो सच हो गया। ये वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड करनी थी लेकिन नहीं कर सका, इसलिए आज कर रहा हूँ। इसलिए कि जब भी हम आपके पास कोई कंटेंट लेके आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो पूरी तरह थॉरो हो, रिसर्च बैक्ड हो और फैक्ट्स पे बेस्ड हो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके साथ यही शेयर करते हैं। इसीलिए हम इस वक्त एक दिन पीछे हैं और आज मैं आपको पूरी पिक्चर देने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, जब PSX तकरीबन 1,40,000 तक ड्रॉप हुआ था तो उससे सब लोग डर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मार्केट खत्म होगी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको डिप में खरीदना चाहिए, आपको डर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी चाहिए। कल वो स्ट्रैटेजी काम आई। पहले फैक्ट्स और नंबर्स को देख लेते हैं, फिर एनालिसिस की जानिब चलते हैं। 1 अप्रैल 2026 को PSX में जो KC 100 इंडेक्स है उसने 4.55% की जबरदस्त एक जंप लगाई और मार्केट 1,55,500 पॉइंट्स पर बंद हुई, यानी एक ही सेशन में तकरीबन 6,700 पॉइंट्स का जंप। और इस तेजी ने PSX के सर्किट ब्रेकर को ट्रिगर कर दिया और रेगुलेशन के मुताबिक ट्रेडिंग रोक दी गई और जो सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए। जब ट्रेडिंग दोबारा रिज्यूम हुई तो 670 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम देखने में आया, यानी एक दिन पहले के 435 मिलियन शेयर से काफी ज्यादा। जो बाइंग थी वो ब्रॉड बेस्ड थी, क्योंकि इसमें बैंकिंग भी थी, सीमेंट भी थी, फर्टिलाइजर भी था और एनर्जी कंपनीज भी थी, और इन सब सेक्टर्स में खरीदारी देखने में आई। लकी सीमेंट में 9.17% का जंप देखने में आया, जबकि UBL में भी ओवर 6% का जंप देखने में आया। ये बड़े नाम हैं जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर ले जाने में रोल प्ले किया। हमारी अपनी जो होल्डिंग्स हैं जिनमें मिजान बैंक है और लकी है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। लकी में 9% का इंक्रीज देखने में आया, जो कि इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल स्टॉक कंट्रीब्यूशन था। और मैंने ये डेलिबरेटली होल्ड किए हुए हैं बिकॉज मुझे पता है कि अगले 3 से 5 साल में इन्होंने काफी ऊपर जाना है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमी के कंपाउंडर्स हैं। सीमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग मतलब क्रेडिट ग्रोथ। जब पाकिस्तान ग्रो करता है तो ये पहले मूव करते हैं। अब असली सवाल ये है कि ये जंप आया क्यों और क्या ये टिका रहेगा। नंबर 1 जो इसका ट्रिगर था वो ईरान US की वॉर की डीएस्केलेशन की खबर थी। ट्रंप ने मंगल वाले दिन ये बात कही थी कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कोशिश कर रहे हैं कि जंग को खत्म किया जाए, लेकिन आपको मालूम है कि ट्रंप की बातों का कोई एतबार नहीं होता। कल भी उसने अपनी कौम से खिताब करते हुए ये बात की है कि हमने जंग जीत ली है। हालांकि अभी कुछ पता नहीं उनको ईरान कितनी फेंटी लगा रहा है, अब मजीद अभी उनको कितनी फेंटी पड़नी है कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ से ईरान के सदर का भी ये बयान आया कि वो भी चाहते हैं कि जंग खात्मे की तरफ जाए, लेकिन वो अपनी शराइत के ऊपर चाहते हैं, ताकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अपना एंड सिक्योर। कोई पता नहीं है कि US और इजराइल दोबारा मिलकर अटैक कर दें, तो दे वांट टू बी सिक्योर। इसके साथ साथ वेंसडे को ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि ईरान ने सीज फायर मांगी है और अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ कहा गया है। लेकिन आपको मालूम है कि मार्केट्स होप पर चलती हैं। जैसे ट्रंप की जानिब से ये न्यूज आई तो मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड शो किया। S&P 500 में तकरीबन 0.7% का इजाफा हुआ। यूरोप और एशियन मार्केट्स में और भी बड़े गेन्स आए। इसके साथ साथ साउथ कोरिया में तकरीबन 8% का जंप आया। जापान का निकी 5.2% ऊपर आया। पाकिस्तान का S&P 500 है और ये सब पाकिस्तान से पहले मूव हुआ और इसको फिर PSX ने फॉलो किया। ऑयल ब्रेंट $101 के करीब आ गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे थी और मार्केट के लिए डायरेक्शन मैटर करती है लेवल से ज्यादा। सेकंड ट्रिगर जो है वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक था, वो बेसिकली CPI का डेटा था। उसी दिन 1 अप्रैल को PBS ने डेटा रिलीज किया था मार्च 2026 के इन्फ्लेशन के नंबर्स का, जो 7.3% रहा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो टारगेट था वो 7.5 to 8.5% था। तो ये एस्टिमेट से ज्यादा अच्छी आई है। सो एक ही दिन में 2 चीजें हुई, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है और इन दोनों ने मिलकर PSX को ब्लो आउट कर दिया। अब कैपिटल इकोनॉमिक्स के एनालिसिस ने कहा कि डीएस्केलेशन होप्स ने लिफ्ट दिया है, लेकिन वॉर के आसार काफी वक्त तक रहेंगे। क्या और रिकवरी की गुंजाइश है? जवाब ऑलमोस्ट सर्टनली हाँ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब एक चीज जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन की थी कि मैं एनवीडिया खरीद रहा हूं और मेरे एडिटर से उसमें एक मिस्टेक होगी कि उन्होंने उस पार्ट को मिस कर दिया कि मैं आपको उसमें ये नहीं बता सका कि मैंने वो क्यों खरीदा है। सो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको उसे नहीं दे सका। और सब्सक्राइबर्स ने मेरे से कमेंट में ये भी पूछा कि अली भाई पाकिस्तान से आप US स्टॉक्स कैसे खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इस वीडियो में हम इसको भी आगे चल के देखते हैं। बेसिकली मेरा अपना तरीका क्या है, मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मैं नर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने और फिर 25 साल तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वोडाफोन UK में, अल्काटेल UAE में, टेकलेक में। मैं UK में रह चुका हूँ और अभी फ्रीक्वेंटली आता जाता रहता हूँ। तो मेरे पास UK का बैंक अकाउंट है और उससे लिंक्ड UK ब्रोकरेज अकाउंट है और इसी के थ्रू मैं US स्टॉक्स खरीदता हूँ। और अगर आप यूरोप से कहीं से देख रहे हैं तो मैं जो अकाउंट यूज करता हूँ Trading212 है और उसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि मेरा पर्सपेक्टिव
कहाँ से आता है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ जिसने यूके और पाकिस्तान की मार्केट्स में काम किया हुआ है, इसीलिए मैं इनको अच्छी तरह समझता हूँ। अब आपके लिए पाकिस्तान में बैठ के ऑप्शंस क्या हैं? तो एक इंटरेक्टिव ब्रोकरेज है IBKR के नाम से, ये ऑफिशियली पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के अकाउंट्स एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ साथ ये ग्लोबली ट्रस्टेड भी है और इंटरनेशनल कंपनी है जो US स्टॉक्स, ETFs और ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक्सपोजर देती है। ये बहुत कम कमीशन लेते हैं, मेरा इनके साथ कोई कमीशन का रिश्ता नहीं है। आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह अपने तौर पर इसको वेरीफाई करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक, और ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, कि पाकिस्तानी जो रेजिडेंट्स हैं वो $25,000 पर पर्सन पर ईयर तक वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स को आप दोबारा डबल चेक कर लें, बिकॉज ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट वो स्टेट बैंक की प्रायर अप्रूवल के बगैर कर सकते हैं। ये चीज़ लीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनमें आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सो उसको आप अच्छी तरह अपने तौर पे चेक करना पड़ेगा। और अगर टैक्स साइड की बात करें तो नॉन US इन्वेस्टर्स होने की वजह से आपको जनरली US कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन डिविडेंड्स पर 30% विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। पाकिस्तान US डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट मौजूद है और ये सारी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अच्छा, आप देखते हैं कि एनवीडिया में क्यों मेरी कन्विक्शन थी। इसका जवाब मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है। मैं नस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 90s में इंटरनेट को, जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, तब से हम इसको देख रहे हैं। और उस वक्त जो सिस्को के राउटर्स होते थे जो किसी भी बिल्डिंग में और किसी भी बड़े ऑफिस में पूरे ऑफिस के अंदर नेटवर्क का जाल बिछा देते थे, और इसी वजह से जो सिस्को है उसकी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आपको नज़र देखने में आई। वो जो .com बबल था, उस एरा में हमने देखा कि यार कैसे जो इंटरनेट बेस्ड कंपनियां थी उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई। आज वो दौर AI का दौर है, और जो AI का इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी बिल्कुल उसी जगह पे है, बल्कि उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हर AI मॉडल जिसमें ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई या ग्रॉक कोई भी हो, ये सब एनवीडिया के GPUs पर चलते हैं, और ये वो फिजिकल बैकबोन है जो AI इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिस्को मोमेंट 2.0, एनवीडिया की जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो $1.62 पर शेयर रही है, और इसका एस्टिमेट $1.5 था, और इससे काफ़ी बेहतर अर्निंग रही है। और इसका जो रेवेन्यू है वो $68 बिलियन है। 38 एनालिस्ट का कंसेंसस है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है, और जिसका एवरेज प्राइस टारगेट है वो $265 है, करंट प्राइस से 51% ऊपर। लेकिन अब चूंकि मार्केट ऊपर गई है तो एनवीडिया भी उस साथ साथ ऊपर गया है। 1 अप्रैल को डीएस्केलेशन के दिन एनवीडिया ने भी 5.62% ऊपर क्लोज किया। मैंने चूंकि डिप में खरीदा था, मैं अब इस वक्त प्रॉफिट में हूं, और मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, क्योंकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तरफ शुरू हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी, यहां शेयर करना चाहता हूं डायरेक्टली आप लोगों के साथ, क्योंकि ये आपके साथ भी रेलेवेंट है। 31 मार्च 2026 PSX के जंप से एक दिन पहले Oracle ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़े ले ऑफ्स अनाउंस किए, यानी 30,000 एम्प्लॉइज को, रफली तकरीबन 18% है जो उनकी ओवरऑल ग्लोबल वर्कफोर्स का, उनको एक ईमेल आ गई सुबह 6 AM ग्लोबल लीडरशिप ऑफ Oracle की तरफ से, और उसमें उन्हें कहा गया कि आपकी नौकरी खत्म। ना कोई फोन कॉल आई, ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई HR की कन्वर्सेशन हुई, सिर्फ एक ईमेल खोली और कैरियर खत्म, एक्सेस सारी सिस्टम्स की वो भी खत्म। US में, इंडिया में, कनाडा में, मैक्सिको में, इन सब कंट्रीज में एक ही साथ, और वो दिन उनका लास्ट वर्किंग डे था। ये वो लोग थे जो Oracle जैसी वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी में काम करते थे, और इनमें से कई सालों से Oracle के साथ जुड़े हुए थे और लॉयल थे। स्टेबल जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, UK में, US में, कनाडा में, डिफरेंट कंट्रीज में सेटल्ड थे, जिंदगी सेट थी, मॉर्गेज भी था, फैमिली की ऑब्लिगेशंस भी थी, बिल्स भी आते थे, और एक सुबह सब कुछ अगले 10 मिनट में बदल गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपकी जॉब इस तरह चली जाती है तो आपके पास अपने सर्वाइवल के लिए क्या बचा है? जो लोग सिर्फ जॉब के सहारे चल रहे होते हैं और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी जॉब, उनके लिए ये मोमेंट एग्जिस्टेंशियल पैनिक क्रिएट होती है। मतलब वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली, जहाँ पे अक्सर लोग मॉर्गेज के थ्रू उन्हें घर की किस्त पे करनी होती है, बच्चों की फीस पे करनी होती है, अब ये सारा कुछ कहाँ से आएगा? लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनकी कहानी अलग होती है। रेंटल इनकम आ रही होती है, PSX के जो डिविडेंड्स हैं वो आ रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी काम कर रहा होता है, चाहे आप ऑफिस में हो या ना हो। 25 साल में से 15 साल की मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में मैंने वोडाफोन में, अल्काटेल में, टेकलेक में, इसके साथ साथ पाकिस्तान में जैज़ में, मैंने ये चीज़ डायरेक्टली देखी है कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो एक इल्यूजन है। बेस्ट कंपनी एक दिन भी नहीं लगाती, आपको बस ईमेल कर देती हैं कि जी अपना सामान उठाएं और चलें। और अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच याद हो, जो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स जैसा बड़ा बैंक जिसकी 100 साल की हिस्ट्री थी वो कोलैप्स हुआ था, तो यही हुआ था कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ जब आए ऑफिस, उनको बता दिया गया कि अपने बॉक्सेस उठाएं, अपने बैग उठाएं और चलते बने। दोबारा उनको अलाउड ही नहीं था कि वो आ सकें बैंक के अंदर। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ दीज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए रियल एसेट्स बिल्ड करना, यानी स्टॉक्स, रियल एस्टेट
اور پیسیو انکم یہ لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور یہ چینل اسی لیے ہے۔ یہ سب سن کے اچھا لگتا ہے، لیکن اب آپ کا پریکٹیکل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، ابھی جو پی ایس ایکس کی اور یو ایس اسٹاک مارکیٹس کی ریلی ہوئی ہے یہ ابھی صرف ہوپ پر ہے، تو ریالٹی کنفرم ہونے دو۔ ایران کی فارن منسٹری نے ٹرمپ کے سیز فائر اٹیمپٹ کو جھوٹ کہا ہے۔ آئل ابھی بھی $101 پلس پر ہے، جبکہ وار سے پہلے یہ $70 تھا۔ اگر جنگ ایکچولی ڈی ایسکلیٹ ہوتی ہے تو پھر گروتھ سیکٹرز میں کیپٹل واپس آئے گا، لیکن ابھی پیشنس سے کام لیں، کنفرمیشن کا انتظار کریں۔ یہ فومو میں جمپ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سپ اسٹریٹجی والی سوچ رکھیں۔ میں نے ڈپ میں خریدا تھا میزان بینک اور لکی سیمنٹ منتھلی بیسس پر سپ میں، مجھے ایگزیکٹلی باٹم نہیں ملا، لیکن میں نے صرف اس تھیسس پہ خریدا کیونکہ یہ اسٹرانگ کمپاؤنڈرز ہیں اور اگلے 3 سے 5 سال میں یہ سگنیفیکنٹلی اوپر ہوں گے اب کی جو ان کی پریزنٹ ویلیو ہے۔ اگر آپ نے بھی ڈپ میں بائی کیا تو ویری ویل ڈن، اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی اپرچونٹی گئی نہیں ہے۔ مارکیٹ کی جو سیکنڈ لیگ ہے وہ ابھی بھی اٹریکٹو ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، گلوبل میں دیکھیں تو اے آئی انفراسٹرکچر کا جو لانگ ٹرم کیس ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ ایران وار نے کیا کیا؟ جو ٹیمپرری فیئر سے اس نے اے آئی سٹاکس کو سستا کر دیا۔ انویڈیا، الفابیٹ یعنی گوگل، مائکروسافٹ، براڈ کام، یہ ساری کمپنیاں اے آئی کے انفراسٹرکچر پر کام کر رہی ہیں۔ وار ہے یا نہیں ہے، اے آئی کی جو اڈاپشن ہے یہ رکنے والی نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اے آئی کس طرح ریپڈلی آ رہی ہے۔ میں نے انویڈیا اس تھیسس کی وجہ سے خریدی اور وہ تھیسس ابھی چینج نہیں ہوا۔ آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ جب لاسٹ ایئر ٹرمپ نے ٹیرفس اناؤنس کیے تھے، زبردست قسم کی کریکشن دیکھنے میں آئی تھی یو ایس کے گلوبل سٹاکس میں۔ انویڈیا لیس دین $100 کا مل رہا، یعنی اب کی جو پرائس ہے اس سے آلموسٹ ہاف پرائس پہ۔ تو یہ جو وارز ہوتی ہیں یا یہ جو بلیک سوان ایونٹس ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، یہ اصل میں اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو اچھے سٹاکس جو ہیں وہ بہت سستے مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی بائنگ لازمی کرنی چاہیے، لیکن لم سم نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ سٹیپ وائز اٹھانا چاہیے۔ سو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ڈپ میں خریدیں، سپ کریں، کمپاؤنڈر سٹاکس ہولڈ کریں، یہ صرف ریٹرن کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ اوریکل والی صبح کے لیے ریڈی رہنے کا پلان ہے۔ پاکستان سے، یو اے ای سے، یو کے سے، کینیڈا سے، اتنی جگہ سے لوگ سیریس ہیں۔ کچھ نے انویڈیا کے بارے میں پوچھا، کچھ نے پی ایس ایکس ہولڈنگ کے بارے میں، کچھ نے اوور آل پورٹ فولیو کے بارے میں۔ ہر کمنٹ میں پرسنلی پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ابھی چیلنج یہ آ رہا ہے کہ کمنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایکٹیولی اپنا بزنس بھی رن کرنا ہے، تو رسپانسز میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا پیشنس سے کام لیں۔ I'll be getting back to you soon انشاءاللہ۔ جواب آپ کو ضرور دیں گے، بس تھوڑا سا میں ٹائم لگے گا۔ اور جو لوگ ابراڈ سے دیکھ رہے ہیں، یو کے سے، گلف سے، یو ایس سے، کینیڈا سے، آپ کے لیے میری کنسلٹنگ میں کافی ویلیو ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پی ایس ایکس میں یا ریئل اسٹیٹ میں یا پھر گلوبل سٹاکس میں، تو یہ وہ کنورسیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ آپ کی پرسنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اب ہم سمری دیکھتے ہیں کہ 5 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، پی ایس ایکس نے جو 4.55% کا کل جمپ لیا ہے اس کی وجہ سے اس کا سرکٹ بریکر ٹریگر ہو گیا، تو یہ بیسیکلی جو سگنل تھا وہ وار کی ڈی ایسکلیشن کی وجہ سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی آئی کا نمبر، انفلیشن کا نمبر بھی اچھا آیا تھا۔ نمبر 2، گلوبل مارکیٹس، یو ایس، یورپ، ایشیا، سب گرین، سیم ریزن۔ نمبر 3، میں نے جو کہا تھا کہ ڈپ میں بائنگ کریں، اسٹریٹجی رکھیں، لکی اور میزان دونوں نے اچھا پرفارم کیا، اسپیشلی لکی +9%، اور اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک بھی اسٹرانگ ہے۔ اور نمبر 4 کہ اوریکل نے 30,000 لوگوں کو ایک ای میل سے اڑا کے رکھ دیا۔ سو پیسو انکم لگژری نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہے۔ اور نمبر 5، آگے کے لیے ہوپ سے ریالٹی تک کا جو سفر ہے وہ مارکیٹ کو بھی اور ٹیسٹ کرے گا، تو آپ نے پریپیئرڈ رہنا ہے۔ لائک کریں اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اس ٹپ میں کچھ خریدا ہے، میں ضرور پڑھوں گا۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے لیجنڈ 46 میں، جو کہ تخلیق ڈیولپرز کی تخلیق ہے۔ سو آل دا لنکس جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سب لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔